नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, 3 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बिहार में 14 सीटों पर चुनाव हुए और चुनाव की जब घोषणा हुई या यूं कहें कि घोषणा होने वाली, तो माहौल कुछ अलग दिख रहा था। विपक्ष भी नहीं मान रहा था कि कोई लड़ाई है और सत्ता पक्ष तो जीत तय मानकर घर में ही बैठा था। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई, उम्मीदवारों की घोषणा में इंडिया ब्लॉक ने बहुत देरी की, फिर भी लड़ाई हो गई और 14 सीटों के मतदान में हमने और आपने इस बात को नोटिस किया कि कोई मैजिक नहीं चला। जो मोदी मैजिक और राम मंदिर के मुद्दे पर यह तय हो गया था कि पूरा देश इसी पर चुनाव लड़ेगा, वह मैजिक और वह राम मंदिर गौन हो गया। स्थानीय मुद्दे काम करने लगे और 14 सीटों के चुनाव के बाद जब हम बात करें तो देखिए, पॉलिटिकल बाइट में चाहे एनडीए के नेता हो चाहे इंडिया ब्लॉक के नेता हो, वे सभी अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे। लेकिन यह तय है कि उन्हें जमीनी हकीकत पता है, उन्हें वोटिंग ट्रेंड की जानकारी है और वे यह बात को समझ रहे हैं कि 4 जून तक न हम ठीक से सो सकते हैं और न अगला ठीक से सो सकता है। तो कोई मैजिक नहीं। और हमने यह देखा कि राष्ट्रीय परिदृश्य के मुद्दों से इतर स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार का मुद्दा, जाति का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में हावी हो। हम एक एक सीट की बात करेंगे। देखिए, 14 सीटों पर चुनाव हुए हैं। औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल। तो जब भी चुनाव हुए, चाहे पहला चरण का चुनाव हो, दूसरा चरण का चुनाव हो, तीसरा चरण का चुनाव हो, हम लोगों ने विश्लेषण किया है। लेकिन चुनाव चाहे पहला चरण को 19 अप्रैल को ही संपन्न क्यों न हुआ, रोज उम्मीदवार और उनके समर्थक नए गणित का पता करते। अच्छा, वहां यह हो गया था, उस दिन तो लोगों ने यह कहा था, अच्छा उसने उधर वोट कर दिया, वह हमारे साथ हो गया। तो ये गणित बिल्कुल गडमद है और आंधी तो हमने और आपने देखी नहीं। अजीत जी, आप मेरी बातों से कितना सहमत हो, इसके बाद हम लोग सीट बाय सीट की चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो एक मोटे तौर पर ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव क्लियर करना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए है 3 चरण का। 3 चरण में 14 सीटों के चुनाव हुए हैं। मतलब अभी लंबा सफर तय करना है, अभी आधे से काफी ज्यादा सफर बाकी है। आप यूं कहें कि 1/3 पोलिंग हुई है, 1/3 सीटों पर 40 सीटें हैं, जिसमें से 14 पर अभी पोलिंग हुई है। जबकि देश में आधे से ज्यादा पोलिंग हो गई। 283 सीटों पर देश में मतदान हो गया, 19 राज्यों में पूरी तरह से मतदान निपट गया। तो इसका मतलब कि जो नेशनल एवरेज है उसके मुकाबले बहुत स्लो पेस में, बहुत धीमी गति से बिहार का चुनाव आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे भी कोई ना कोई निश्चित रूप से रणनीति है। चुनाव आयोग ने तो जो सोच करके किया हो, लेकिन बीजेपी और एनडीए के लिए एक मानते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री को पूरे देश में चुनाव प्रचार करना है, तो ये एक एडवांटेज की स्थिति होगी कि वो हर चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जाकर के प्रचार करें। तो एक तो ये है कि जो नेशनल पेस है, जो देश के चुनाव की रफ्तार है, उससे काफी धीमी रफ्तार है बिहार में। मतदान प्रतिशत में भी यही स्थिति है कि जो देश का एवरेज है, मान लीजिए वो पहुंच गया है लगभग 66% के आसपास, नेशनल एवरेज हो गया है 65-66%, 65% के करीब पोलिंग हो रही है अभी 3 चरण में। लेकिन बिहार में 55% पोलिंग पार नहीं हुआ, अभी 60 तक नहीं पहुंचा है पोलिंग। ऐसे भी नहीं पहुंचता है। पिछली बार पूरा ओवरऑल पोलिंग 57% हुई थी, तो इस बार 57 भी पहुंच जाए वो बड़ी बात होगी। हालांकि तीसरे चरण में हम लोगों ने देखा कि कुछ मतदान अच्छा हुआ, कई जगह पोलिंग हुई, कई जगह 60 तक मतदान पहुंचने की सूचना आई। लेकिन वो अभी नेशनल एवरेज से मतदान की दर भी बिहार में कम है। तो ये तो दो बातें हैं। लेकिन उसी में एक बात ये भी खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार का आधा चुनाव निपट गया। उनके हिस्से की तो 16 सीटें हैं, उसमें से 8 सीटें निपट गई। वो पहले चरण में तो नहीं थी सीट उनकी, दूसरे चरण में उनकी सीटें थी, 5 सीटें उन्हीं की थी और तीसरे चरण में 3 सीट उनकी थी। तो 16 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, आधा चुनाव उनका निपट गया। बीजेपी का अभी तक, बीजेपी की सिर्फ 3 सीटों पर मतदान हुआ है।
तो हम ये कह जी। सकते हैं कि अभी बीजेपी के लिए अगला बीजेपी का सफर ज्यादा लंबा है। आगे के जो 4 चरण हैं उसमें बीजेपी को ज्यादा ताकत लगानी है। बीजेपी हम्म, को के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ये भी कह सकते हैं कि पहले 3 चरण से जो ट्रेंड निकले हैं, जिसको हम लोग लगातार एनालाइज करते रहे हैं, उस ट्रेंड से एक मौका मिल गया बीजेपी को कि जो लूप होल्स हैं उसको हम प्लग कर सकें, उसको हम बंद बिल्कुल। कर सकें। जहां जो समस्या होनी थी वो समस्या तो जाहिर हो गई। हम्म। जो हम लोग सीटवार बाद में या एक चरण के हिसाब से भी करेंगे, एक एक चरण के हिसाब से, तो वो पता चल जाएगा कि किस चरण जी। में किस तरह से इलेक्शन बदलता गया और किस हम्म। चरण में क्या कमजोरी दिखी एनडीए की। इंडिया जी। ब्लॉक को भी निश्चित रूप से समझ में आया होगा कि उनकी कमजोरी कहाँ है, उनको किस चीज को अभी हम्म। मजबूत करने की जरूरत है। तो अब तो कोई कैंडिडेट तो सबके आ गए हैं सामने, चुनाव के मुद्दे भी लगभग सबने तय किए हुए हैं। अब मैनेजमेंट की बारी है कि किसको कहां किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से मतदाताओं को निकालना है, बूथ पर ले जाना है, उनमें किस तरह से जोश उत्साह भरना है, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे जागृत बनाए रखना है इतने लंबे चुनाव के लिए। तो ये सब जो, और इसके अलावा जो भी कमी कमजोरी दिखाई दी होगी चुनाव मतदान के दौरान 3 चरण में, उस पर दोनों दोनों पक्ष, दोनों जो गठबंधन है वो गठबंधन काम करेंगे। और इसमें बीजेपी के नहीं, लिए हम वो बार बार ठीक है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की अभी 14 सीटें बाकी हैं, नीतीश जी। कुमार की तो बाकी सीट बाकी है, और चिराग पासवान की 3 सीट बाकी है, जीतन राम मांझी हम्म। की जो 1 सीट थी वो निकल गई, और उपेंद्र जी। कुशवाहा की 1 सीट बाकी है। तो अलायंस से ज्यादा अब बीजेपी को अपने जो ये देखना है कि कई जगह उसके कोर वोटर टूटते हुए दिखे, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चाहे ब्राह्मण की बात करिए, कुशवाहा करिए, वैश्य करिए, सब वोट में टूट होने की बात है, हर जगह से लगने बिल्कुल। की बात है। तो उसको कैसे ठीक करेगी बीजेपी, उसके की क्या नहीं, कौन कौन से नेता वो हैं, ठीक व्यक्तित्व है। उनके देखिए सामने आएंगे, अजीत वो जी, अब ये देखने बात तो वाला है। स्पष्ट हो गई ना। अजीत जी, ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि राम मंदिर और मोदी मैजिक नहीं चलता दिखा, जिसकी उम्मीद थी। लेकिन हाँ, हाँ, 5 किलो राशन काम कर रहा है। और ठीक इसी प्रकार से नौकरी की बात, तेजस्वी की बात, यह भी मुद्दा बना हुआ है बिहार के चुनाव में। यह भी मुद्दा देखिए, बना हुआ है। हाँ, ये तो हम लोग लगातार पहले चरण से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इतना नीरस, इतना उबाऊ, इतना तटस्थ निरपेक्ष चुनाव हम लोगों ने इसके पहले नहीं देखा है। हम नहीं अब देखा। पूरे हम जे अपने पूरे होशो हवास में हम ज्ञानेश्वर जी 1984 से लोकसभा चुनाव देख रहे हैं। तो जी। आप सोच लीजिए कितना, लगभग 9-10 चुनाव हमने, 9 चुनाव तो कम से कम 9-10 चुनाव हमने देखा हुआ है, और किसी चुनाव में इतनी उदासीनता मतदाताओं की या ऐसी निराशा का माहौल ये हमने नहीं देखा। इतना बेरंग चुनाव हमने आज तक नहीं देखा है। जी। वो चुनाव में तो है, एक निरस्ता है, उदासीनता है वोटर की भी, और ओवरऑल एक तरह का रंगत नहीं दिख रही है चुनाव में। एक उम्मीद हम्म। थी। देखिए, ये बात जरूर है कि राम मंदिर का मुद्दा था जनवरी में, कि जनवरी 22 को जब उद्घाटन हुआ तो जिस तरह का माहौल था देश में, लग रहा था कि अब तो बीजेपी की नैया इसी पर पार कर लग जाएगी, सारी बेहतरनी बिल्कुल। बीजेपी इसी पर पार कर जाएगी, दूसरे हम्म। किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मुद्दा बिल्कुल ही नहीं चला। लोगों ने भी मान लिया, जैसे कोई भी चीज काम हो जाने के बाद आदमी जिस तरह से निश्चिंत हो जाता है, जैसे लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई के बाद घोड़े बेच करके सोना, ये उस तरह की चीज हो गई कि अब ये 500 वर्षों की तपस्या जो कहते हैं प्रधानमंत्री कि वो अब वो पूरी हो गई, तो पूरी हो गई, अब उस पर क्या चर्चा करनी है। तो जी। वो माहौल है, उस पर चर्चा नहीं है। और नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014-19 में जो उत्साह था वो उत्साह भी नहीं है, न नीतीश हाँ। कुमार के नाम पर कोई उत्साह है, और ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जिता देने का भी कोई उत्साह है, वो भी नहीं है, उत्साह नहीं हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो लोग घूम करके आए हैं बिहार से, जिनसे मेरी बात होती है, जो अभी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनका कहना है कि ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं मोदी का नाम है। आपने जो कहा ना कि 5 किलो अनाज के लिए, तो 5 किलो अनाज के लिए ही है, लेकिन मोदी का नाम है। लोग नहीं, ये बात बिल्कुल, आप चिंता कर बिल्कुल रहे हैं सही कि कह रहे हैं, मोदी का नाम तो है ही। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी को जिताने के लिए अति उत्साह नहीं है 2014 और 2019 की तरह, लेकिन मोदी को हराने का संकल्प भी नहीं है। और बिल्कुल लोग यह भी पूछते हैं, मोदी नहीं तो कौन? हाँ, तेजस्वी ठीक बात, यादव को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। नहीं बनना है, हाँ, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर के लिए सबसे आगे है। ये बात बिल्कुल सही बिल्कुल, है। ये बात जी। बिल्कुल सही है, और लोग कह रहे हैं इस बात को। और देखिए, ये बड़ी मतलब किस तरह से इलेक्शन बदला है। 2014 में जब हम लोग घूम रहे थे तो सारे लोग ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार को नहीं देंगे, इस बार लोकसभा में उनको नहीं देंगे, लेकिन विधानसभा में उन्हीं को देंगे। वो जी। अलग अकेले होकर के लड़ रहे थे। और ये बात हमने भागलपुर में सुनी, ये बात मुंगेर में, बेगूसराय में, जहां जहां गए हम लोग,
जिस भी चुनाव क्षेत्र में गए, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सब जगह लोग ये बात कहते मिले कि इस बार नहीं देंगे, इस बार मोदी को देंगे, लेकिन विधानसभा में नीतीश कुमार को देंगे। उस तरह की बातें अभी हो रही हैं कि अभी तो दे देंगे मान लीजिए, लेकिन तेजस्वी अभी भविष्य का है बिहार का, उसको हम लोग आगे देखेंगे, वोट देंगे या आगे उसको देखेंगे, ये चर्चा है। नीतीश तेजस्वी यादव के नाम का बज है मार्केट में, सड़क पर इस बात की चर्चा है तेजस्वी यादव की। जी तो बिल्कुल। मोदी का नाम इस नाते है कि 5 किलो जी। अनाज दे रहे हैं, शौचालय का पैसा आ रहा है, कम आ रहा किसान है निधि का चाहे पैसा आ ज्यादा रहा आ है, रहा किसान है, सम्मान और निधि। किसान सम्मान निधि का पैसा अकाउंट में आ रहा है, महिलाओं को पैसे आ रहे हैं, तो ये चीजें हैं। और दूसरा जो वो निश्चित रूप से प्रचार के असर में जो लोग हैं, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि देश के लिए काम कर रहे हैं। अब जी। पूछ दीजिए, हालांकि आप आगे पलट के पूछ दीजिए कि देश के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आदमी नहीं बता पाए, हम्म। उसको उस काम की का पता ना हो कि देश के लिए क्या कर रहे हैं वो, लेकिन वो कहता है कि देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल। प्रचार का नैरेटिव घर घर पहुंचा हुआ है, तो एक उनका मोदी का नाम है ग्राउंड लेवल पर, और नीतीश कुमार जो हम कल भी कह रहे थे कि देखिए दोनों के लाभार्थी हैं। और यहाँ डिसएडवांटेज तेजस्वी यादव का क्या है कि उनको सत्ता में रहने का बहुत कम मौका मिला। पिछले जी 20 साल में वो सिर्फ 3 साल उनकी सत्ता रही, 3 साल वो उप मुख्यमंत्री रहे पिछले 20 साल में। तो जी। वो अपने लाभार्थी तो नहीं बता सकते हैं कि हमने किसी को लाभ पहुंचाया है, कितना लाभ 3 साल में आप पहुंचा पाए होंगे। और ये एडवांटेज है बीजेपी जेडीयू का कि दोनों के लाभार्थी हैं। तो जी बिल्कुल। लाभार्थी का एक जो एक पहलू है, वो पहलू भी एनडीए को एक इसमें समर्थन मिलता दिख रहा है। अगर पहले 3 चरण का एक लाइन में हम कहें, अगर समाप्त करते हुए ओवरऑल की तस्वीर में, तो वो ये जी था कि कांटे की लड़ाई होने के बावजूद भी बीजेपी और जेडीयू को कुछ चीजों का एडवांटेज मिल रहा है इस चुनाव में, इन 3 चरणों में कम जी से कम ये दिख। बिल्कुल। और महिलाओं के मतदाताओं को, महिलाओं के मत को डिकोड किया जाना भी बाकी है। यदि महिलाओं ने आंख मूंद कर वोट किया है और 2014 और 2019 के ट्रेंड को जारी रखा है, तो फिर नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और कौन धराशायी होगा इस बात की उम्मीद की जा सकती है। खैर चलिए, हम लोग सीट बाई सीट की चर्चा करते हैं। पहले चरण का चुनाव 4 सीटों पर। सबसे पहले चर्चा औरंगाबाद। औरंगाबाद की स्थिति हम लोगों ने चुनाव के पहले से देखी, उम्मीदवार की घोषणा से भी पहले से, कि वहां कांग्रेस की दावेदारी थी, निखिल कुमार चुनाव लड़ना चाहते थे। सुशील कुमार सिंह जो मौजूदा सांसद हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पर, उनके टिकट पर गहन बताया गया, लेकिन बाद में टिकट उन्हें ही मिला। कहा गया कि राजनाथ सिंह ने वीटो लगाया और कांग्रेस को टिकट नहीं लेने दिया लालू यादव ने। तो वहां जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद, राजपूत जो कांग्रेस समर्थक थे या कांग्रेस का संगठन था, वो निराश बैठ गया, हताश बैठ गया और लालू यादव ने प्रयोग कर दिया अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाकर। यहीं से प्रयोग प्रारंभ हुआ और चुनाव के दिन यह बात सामने आई कि मुकाबला तो बहुत कड़ा हो गया। जिस मुकाबले की उम्मीद नहीं की जा सकती, सवर्ण मतों में उत्साह कम दिखा और पिछड़े अधिक दिखे। कहा जा रहा है कि यदि डांगी और कुशवाहा ने सच में अभय कुशवाहा के पक्ष में मतदान कर दिया है, तो नतीजा क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। नहीं, ये है वो, ऐसे भी हम लोग बार बार चर्चा करते रहे हैं कि थोड़ा नजदीकी मुकाबले वाला क्षेत्र है। पिछली बार भी 72,000 वोट के अंतर से ही जीते थे सुशील सिंह, और पिछली बार भी संयोग से कुशवाहा ही उम्मीदवार थे जो जीतन राम मांझी की पार्टी से थे। डांगी थे उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र प्रसाद थे। हाँ, तो कम्युनिटी वही है एक तरह से, तो मोटे जी तौर पर बिल्कुल। कम्युनिटी वही मानेंगे। तो उनको तब भी कुछ ना कुछ वोट कुशवाहा और डांगी का मिला था। हालांकि उस तरह से बल्क में नहीं मिला था जैसे अभय कुशवाहा को मिला, क्योंकि इस बार चुनाव बदल गया है पिछली बार के मुकाबले। 14 में इस तरह का नहीं था। 14 में कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, डांगी, ये धानुक सब एक साथ पोल कर रहे थे, बीजेपी जेडीयू के साथ थे। बिल्कुल। इस बार ये दिखा है कि वो बड़ा एग्रेसिव होकर के अपने कास्ट के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं लोग। तो एक जी तो वो वोट वो फिगर ऐसा, इसलिए 72,000 का अंतर हम बार बार इसलिए कोट करते हैं क्योंकि अगर पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट गया है अगर कुशवाहा और दांगी का उनके साथ, जी उनके खिलाफ हुए, सुशील सिंह के खिलाफ, तो वो फिर उस स्थिति में एक संभावना ये भी है कि मतों का अंतर कम हो, जीत हार का अंतर कम हो जी। जाए। वो निश्चित रूप से कम होगा जीत हार का अंतर। अब वहां फैसला इस पर होना है कि जीतन राम मांझी पिछली बार अपने कैंडिडेट को जो वोट दिलवा पाए थे, इस बार वो वोट वो सुशील कुमार सिंह को ट्रांसफर करा पाए हैं कि नहीं करा पाए। उनका इलाका है, इस इलाके के वो नेता हैं, इस क्षेत्र के। अगर वो वोट गया होगा, जो वोट पिछली बार मांझी का वोट तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वोट उनके कैंडिडेट को गया ही होगा ना पिछली बार। वो वोट जी उपेंद्र प्रसाद को जो गया था, अगर इस बार सुशील सिंह को चला गया तो उसे कितना बैलेंस होता है, जीत हार का अंतर बिल्कुल। कम होगा। और ये अभी की 14 सीटों में, मतलब 14 सीट छोड़िए, पहले चरण की 4 सीटों में ये सबसे नजदीकी मुकाबले वाली सीट है और यहाँ कुछ भी नतीजा आ सकता है।
जी, बिल्कुल कुछ भी नतीजा आ सकता है। मैंने एग्जिट पोल करने वाले कई एजेंसियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, वे भी कह रहे हैं कि बहुत वल्नरेबल सीट है। आगे हम बात करते हैं गया सीट की। जीतन राम मांझी, जिन्होंने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा था, लेकिन चुनाव लड़ने के पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन हो गए और उनके सामने आरजेडी ने कुमार सर्वजीत पासवान को चुनाव लड़ाया। यहां भी मुकाबला, देखिए कहा जा रहा है कि अपर हैंड है जीतन राम मांझी को, लेकिन जीतन राम मांझी भी अपर हैंड मानते हुए चैन की नींद सो नहीं पा रहे। वे रोज मतों की गिनती करते हैं और उनके लोग करते हैं, कहीं घट जाता है, कहीं बढ़ जाता है, फिर जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, फिर अनुमानित परिणाम का एक आकलन किया जाता है। और उधर तेजस्वी यादव के कैंप में भी यही स्थिति है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं पहले दिन से ज्ञानेश्वर जी की थर्ड टर्म जो है, तीसरा टर्म लकी चार्म होगा उनका, हो सकता है। जो हमारा अंग्रेजी में कहावत कहते हैं कि माई मनी इज ऑन जीतन राम मांझी। हमको लग रहा है कि वो जीतन राम मांझी को अच्छा खासा एडवांटेज है वहां। इस वजह से एडवांटेज है क्योंकि वो पिछली बार 2 बार जब लड़े, हमने ये पहले भी कहा हुआ है, तो उनकी लड़ाई और थी बहुत, वो रॉन्ग साइड में थे। नीतीश कुमार जब अकेले लड़ रहे थे तब उनके टिकट पर लड़े, और दूसरी बार नीतीश कुमार जब वो आरजेडी के साथ जाकर के लड़े, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे, तो दोनों बार वो ऑड साइड में थे और लड़े तो वो मतलब हारने वाले पक्ष के साथ थे। इस बार उस पक्ष के साथ हैं जिसको लेकर के हम जीत हार की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पक्ष के साथ है जिसकी स्थिति मजबूत है, जो चुनाव में आगे जिसकी स्थिति मजबूत है उस गठबंधन में है। उनके साथ क्या है कि जो महादलित का बड़ा वोट है, पासवान का वोट, एक अगर वो वोट अलग अलग करें तो पासवान का वोट अपेक्षाकृत कम है, महादलित का जो पूरा वोट है वो उनके साथ जाएगा। और नीतीश कुमार, जेडीयू, देखिए वो बार बार नीतीश कुमार के, हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो नीतीश कुमार की तारीफ मन ही मन वो नीतीश कुमार को बहुत पसंद करता है, और नीतीश कुमार भी उनको बहुत पसंद करता है, भले उन्होंने जो बोला हो में। अभी उन्होंने कहा, हम मगही में उनका बोला हुआ सुन रहे थे, जो वो कह रहे थे कि भाई एक सीएम वाला जो पूछल्ला पूछ लटक गया है, उससे बड़ी इज्जत मिलती है, और खाली बिहार में नहीं पूरे देश में इज्जत मिलती है। तो ये पूरे देश में जो उनको इज्जत नीतीश कुमार ने दिलाई है, वो उसको रीपे करने का टाइम है गया के लोगों को। और नीतीश कुमार के लोगों का वोट अगर दूसरी जगह कहीं टूटा है, कोयरी कुर्मी का वोट, तो गया में नहीं टूटा होगा, इस बात की मतलब हम लोग को अंदाजा है कि वहां नहीं टूटा है। और फॉरवर्ड वोट है बीजेपी जेडीयू का, जो कोर वोट है कोयरी कुर्मी कुशवाहा धानुक वगैरह का, वो पूरा वोट उनके साथ है, महादलित का वोट है। तो एक लेवल पर आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। चलिए तो ठीक है, गया में जीतन राम मांझी कंफर्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। जमुई, देखिए चिराग पासवान की सीट है, आज भी सांसद वे ही हैं, लेकिन उन्होंने इस बार जमुई को छोड़ा, अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव लड़ाया, और सामने से अर्चना रविदास आई, जिन्होंने प्रेम विवाह किया है मुकेश यादव से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां बहुतों जो चिराग पासवान को पसंद भी करते हैं, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि आप जमुई छोड़कर चले। और यहां कुछ इलाके में अशोक महतो फैक्टर भी काम कर गया शेखपुरा में, तो यहां भी लड़ाई कांटे का हो गया। फिर आपने देखा ही सुना ही कि नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे अजय प्रताप सिंह, वे भी अंतिम समय में आ गए, और लोगों ने चौंकाने वाले तरीके से यहां मतदान किया है। तो जब मैं लोजपा आर के नेताओं से बातचीत करता हूं, वे कहते तो जरूर है कि हां हम जीत रहे हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूं कि फासला कितना है, तो कहते हैं 50,000 होना चाहिए। जब ये 50,000 कोई कहता है और कहता है कि होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाता। और उधर अर्चना रविदास के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, जमुई तो हम जीत रहे हैं। देखिए 2 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे चिराग पासवान, और दूसरी बार में, पहली बार में अंतर कम था जीत का, और वो इसलिए कम था क्योंकि उस समय लोग अभी आजमाना चाह रहे थे, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये यहीं से रहेंगे या छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनके परिवार की जो सीटें हैं वो हाजीपुर और समस्तीपुर है, तो ये रहेंगे या छोड़ के चले जाएंगे, ये आजमाने के क्रम में 2014 में उनको कम वोट के अंतर से जीते थे। लेकिन जब दूसरी बार वहां से लड़ने आए तो अंतर बढ़ गया, 2 लाख से ज्यादा वोट से जीते, लोगों को लगा कि अब यहीं रहेंगे और ये भी विकास करेंगे। जब छोड़ के गए तो निश्चित रूप से लोगों को निराशा हुई और एक तरह की नाराजगी भी हुई कि वो छोड़ करके चले गए उस सीट को।
लेकिन उन्होंने कैंपेन किया, उन्होंने तमाम बड़े नेताओं की वहां रैली कराई, वहां पूरा मजमा लगवाया, सारे जो एनडीए के नेता हैं उन सब लोगों का एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन जब 2 लाख से ज्यादा वोट से जीते हुए सीट के पर उसी पार्टी के लोग कहें कि 50,000 से जीत जाएंगे, तो इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पर से उनको निगेटिव रिपोर्ट आई है, उनको अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल अच्छी जी रिपोर्ट इसलिए नहीं आई है क्योंकि महादलित का वोट अर्चना रविदास के साथ गया, और हम्म, अलायंस का वोट, कॉम्बिनेशन का वोट है, यादव मुस्लिम का वोट उनके साथ पूरी तरह से गया। और कुशवाहा का वोट पहले चरण में, देखिए हम लोग अभी पहले चरण की जी बात कर रहे हैं, पहले चरण में ही हम्म, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कुशवाहा वोट का। पहले चरण में चूंकि 2 कैंडिडेट थे और उसके धक्के में अशोक महतो का फैक्टर भी आपने कहा ही, और 2 कैंडिडेट थे 4 में से 2 सीटों पर, उसके असर में कुछ कुशवाहा वोट टूटा है। तो मेन मुख्य कारण यही है कि महादलित का पूरा वोट, जिस पर एनडीए अपना पूरा असर मानता है कि हमारा वोट है ये, उस वोट में से वोट टूट करके अर्चना रविदास को गया है महादलित में से, और जी कुशवाहा का वोट गया है। ये 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से वहां भी अंतर कम हो जाएगा। देखिए अंतर कम एडवांटेज हो जाए। हम मानते हैं कि एनडीए को रहेगा, लेकिन अंतर कम हो जाएगा, वहां काफी कम हो जाएगा जीत हार का अंतर। जी तो देखिए अंतर कम हो जाएगा। आगे चलते हैं नवादा, पहले चरण की चौथी सीट और आखिरी सीट नवादा। देखिए इसे बचाने के लिए और इसे तोड़ने के लिए यहां लड़ाई लड़ी, लेकिन जो बीजेपी के योद्धा, बाहरी योद्धा ही, देखिए पहले तो लड़ाई हुई नवादा में कि बाहरी भगाओ नवादा बचाओ, और वहां बीजेपी से कई स्थानीय नेता चुनाव टिकट चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। आखिर में डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे डॉक्टर विवेक ठाकुर को टिकट मिला, जो राज्यसभा के सांसद भी है। और लालू यादव ने यहां भी प्रयोग कर दिया, राजबल्लभ यादव के परिवार को किनारा कर दिया। राजबल्लभ यादव जेल में, गुस्से में लाल हो गए, अपने भाई विनोद यादव को निर्दलीय खड़ा करा दिया। और उनकी पत्नी विभा देवी जो नवादा की विधायक हैं, उन्होंने खुलकर चुनाव प्रचार किया। प्रकाश वीर जो रजौली के विधायक हैं, उन्होंने खुलकर चुनाव प्रचार किया बागी उम्मीदवार के पक्ष में। तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं कर, लेकिन यहां का जो समीकरण है, और बीजेपी में भी यह शिकायत रही कि उनके उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने मजबूती से चुनाव लड़ा। जेडीयू के बरभीगा के एमएलए सुदर्शन कुमार घर बैठे रहे, गुंजन सिंह भोजपुरी सिंगर आ गए। तो यहां भी जो नतीजे हैं, आज भी बीजेपी वाले कह रहे हैं जीत रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं यह तो मेरी नंबर 1 गारंटेड सीट है। लेकिन सभी को उम्मीद इसी से है कि विवेक ठाकुर का वोट छोड़िए, श्रवण कुशवाहा का वोट छोड़िए, अशोक महतो फैक्टर भी सबसे अधिक नवादा में ही काम किया। विनोद यादव को कितना वोट आ रहा है, विनोद यादव को मिले मतों से ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैजिक नहीं दिखा, 2019 वाली बात नहीं दिखाई पड़ी कि वोट सिर्फ मोदी के साथ और मोदी के खिलाफ। यहां कई कौन काम, तो विनोद यादव को कितना मत आएगा, इससे नवादा की जीत हार का फैसला होगा। बिल्कुल, ये वो सीट थी जहां ट्रायंगुलर फाइट हुई। पहले चरण की जो 4 सीटें जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक यही सीट थी जिस पर ट्रायंगुलर फाइट थी, त्रिकोणात्मक जी लड़ाई थी। वो त्रिकोण, तीसरा कोण बहुत मजबूत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक त्रिकोणात्मक लड़ाई थी वहां नवादा में, और उसी पर सारा दारोमदार है। इसका जी कारण ये है, जो कहा जा रहा है, जो बाकी दोनों चरणों के लिए भी कहा गया, कि जो फॉरवर्ड वोट है या जो कोर वोट है बीजेपी जेडीयू का, वो अपेक्षाकृत कम निकला। उसका वो 50-60% वोट करने निकले, 50% निकले, 55% निकले, और जो वोट आरजेडी का है वो बड़ी मात्रा में जी निकला, 60% से ऊपर निकला, ज्यादा निकला। यहाँ पोल बहुत कम हुआ है, देखिए 50% के करीब ही टोटल पोल है यहाँ। जी तो उसमें कहा जा रहा है कि जो अगड़ी जातियां हैं या वैश्य हैं, जो वो कम निकले हैं, और उसके हम्म, मुकाबले जो आरजेडी का वोट है या कुशवाहा का जो वोट है, वो निकला है एग्रेसिव होकर के, उसने पोल किया है। इसके जी बावजूद जो चुनाव के तुरंत बाद हमारी बात हुई, तो जैसे कल आपने कहा कि आपको किसी ने कहा खगड़िया के लिए कि 1.5 लाख से जीत रहे हैं, वैसे ही हमको हम्म, बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि 1.5 लाख से जीत रहे हैं नवादा। जी और आरजेडी और जो दूसरा खेमा है मुकेश सहनी की पार्टी का, जो उसके एक व्यक्ति ने कहा कि 10-20 हजार से भी हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग वहां बिल्कुल लड़ाई में है, हम लोग 10-20 हजार से निकल जाएंगे। बाद में कई लोगों से बात हुई, हमने एक आदमी का, एक सज्जन का जिक्र भी किया कि वो पटना में नौकरी करते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, और उन्होंने कहा कि 10-20 हजार वोट से जीत जाएंगे विवेक ठाकुर। तो ये दोनों तरह की बातें हैं, एक तो 10-20 हजार से इधर जीत जाएंगे समर्थक कह रहे हैं, 10-20 हजार से जी उधर जीत जाएंगे ये समर्थक कह रहे हैं। तो ये सीट भी जो है उस तरह से है कि आपने जो ठीक कहा कि विनोद यादव कितना वोट काटते हैं, कितना ज्यादा काटते हैं, और गुंजन सिंह कितना कम काटते हैं, इससे जी जीत हार का अंतर तय होगा, फासला इससे तय होगा। लेकिन बीजेपी के लोगों का कॉन्फिडेंस है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, और 10-20 हजार नहीं, अच्छे खासे अंतर से जीतेंगे।
जी, तो तेजस्वी यादव का भी कॉन्फिडेंस है कि हम नवादा जीत रहे हैं। चलिए, तो पहले चरण की सीटें समाप्त हो गई। दूसरे चरण में आते हैं किशनगंज, जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी, और यहां ट्रायंगुलर फाइट। डॉक्टर मोहम्मद जावेद, कांग्रेस के मौजूदा सांसद, कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनके खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, और सामने ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल ईमान और जेडीयू से मास्टर मुजाहिद आलम। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी शुरुआत में दिखाई पड़ रही थी, बाद में लड़ाई किससे है, जिताना किससे है, इसके आधार पर मुसलमान वहां गोलबंद होते दिखे। और फिर देखिए, बहुत उम्मीद जेडीयू कर भी नहीं रहा है कि हां, हमें कोई किशनगंज से उम्मीद है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ओवैसी को उम्मीद करनी चाहिए? नहीं, नहीं, हम लोग इस पर चर्चा किए हुए हैं और ये सीट जो जी, अभी तक के 14 सीट में ये एक सेटल सीट है कि ये कांग्रेस जीत जाएगी। जी। क्योंकि हम्म। वहाँ एक सद्भाव है पूरे देश के मुसलमानों का, और जिस तरह की लड़ाई अभी चल रही है, तो कांग्रेस लड़ रही है, इसलिए कोई दूसरा हम्म। प्रयोग करने के लिए अभी नहीं है। और हमको जहाँ तक लग रहा है, जो सूचना है हमारी, जो लोग गए थे कांग्रेस के 2-1 नेता जो दिल्ली से गए थे, नेता पत्रकार लोग तो गए थे, 1-2 नेता जी। जो राजनीति से अलग हो गए हैं, दिल्ली रहते हैं, वो लोग गए थे, किशनगंज और कटिहार दोनों जगह गए थे। लौट के उन हम्म। लोगों ने कहा कि अंत में आते-आते मुसलमानों ने तय कर लिया कि कांग्रेस को जिताना है। तो हमको लग रहा है कि इस बार अख्तरुल ईमान को पिछली बार से कम वोट आएगा और कांग्रेस की जीत का अंतर पिछली बार से ज्यादा होगा। जी, तो देखिए, किशनगंज में फासला क्या होगा समझ सकते हैं, और जीत किधर जाएगी। अब आगे चलते हैं पूर्णिया, दूसरे चरण की, या यूं कहें कि बिहार में अब तक संपन्न चुनाव की सबसे हॉट सीट पूर्णिया, जिसकी चर्चा देश भर में होती रही। वायनाड में भी चुनाव हुआ दूसरे चरण में, लेकिन चर्चा कम हुई। बाड़मेर में भी चुनाव हुआ राजस्थान में, लेकिन चर्चा अधिक पूर्णिया की हुई, क्योंकि यहां चुनाव इसलिए हो रहा था और ऐसे लड़ा जा रहा था कि पप्पू यादव को जिताना है या पप्पू यादव को हराना है। चुनाव में न मोदी फैक्टर थे, न तेजस्वी बनने की कोशिश किए, नहीं बन पाए। उनके उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे पायदान पर चली ही गई, उनका कैरियर ही दांव पर लग गया। कहां सपना था कि खुद सांसद बनेंगे, बेटी को विधायक बना देंगे, लेकिन कितना मत आएगा। लेकिन देखिए, जो गणित है, बीजेपी वाले मानते हैं कि लड़ाई है, बीजेपी वाले मानते हैं कि लड़ाई है और एज पप्पू यादव को है। लेकिन जेडीयू वाले मान रहे हैं कि नहीं, सीट हम जीत चुके हैं, और पप्पू यादव कह रहे हैं 2 लाख कम से कम, क्योंकि हमारी लड़ाई जनता ने लड़ी है। देखिए, पप्पू यादव के ऐसा कहने का कारण ये है कि वहाँ जो 42-43%, 42% के करीब जो मुस्लिम का वोट है, वो जी। पूरी तरह से उनके साथ आ गया, क्योंकि मुसलमान को पक्ष चुनना था। और वो एक बात तो हम्म। हमेशा देखिए, हम लोग भी इस बात को कहते हैं कि मुसलमान हमेशा अपना ऑप्शन कम कर लेता है। जो जी। प्रशांत किशोर आजकल हमेशा कहते हैं कि मुसलमान अपना ऑप्शन हमेशा कम कर लेता है, कि हम बीजेपी को जो हरा रहा है उसी को वोट देंगे। जी। उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता है, पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। वो हमेशा हम्म। नेगेटिव उस पर वोट करता है, नेगेटिव पोलिंग करता है हमेशा, कि जो बीजेपी को हरा रहा होगा उसको करेंगे। तो उसने तो बिल्कुल। पक्ष चुन लिया, उसको पक्ष चुनने में दिक्कत नहीं हुई पूर्णिया में, क्योंकि हम्म। बीजेपी से वहां पप्पू यादव लड़ रहे थे, तो मुसलमान तो चला गया जी। उनके साथ। तो हम्म। मुसलमान चला गया, तो उसके बाद यादव क्यों बीमा भारती को एमपी बनाने के लिए उनको वोट करेगा? उसको तो लग बिल्कुल। रहा है कि अपने, जब सारी जातियां अपनी संख्या बढ़ा रही हैं, जब कुशवाहा बीजेपी जेडीयू को छोड़ करके भी आरजेडी को वोट दे दे रहा है, जब हम्म। जब वैश्य जो है सो बीजेपी को छोड़ करके और मुकेश सहनी की पार्टी को के कैंडिडेट को टिकट देने चला जा रहा है, वोट देने, जी। तो जी। यादव कैसे नहीं जाएगा अपने कैंडिडेट के साथ? तो वो हम्म। यादव चला गया मुसलमान यादव के साथ, और उसके अलावा हर समाज का जो वोट है, जो पप्पू यादव का अपना निजी वोट है, वो उनके साथ आया। और उनके साथ दूसरा फैक्टर ये रहा कि संतोष कुशवाहा लगातार 10 साल से एमपी है वहां, तो इसकी वजह से उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी है, और उस नाराजगी का फायदा भी इनको मिल गया। जो उनके खिलाफ वोट था वो भी पप्पू यादव को चला गया, क्योंकि वो चुनाव ज्यादा मजबूती से लड़ते हुए दिख रहे थे। तो ये तो कभी कंफ्यूजन नहीं था कि लड़ाई किससे है, लड़ाई पप्पू यादव जी। वर्सेस संतोष कुशवाहा की थी, जिसमें एडवांटेज पप्पू यादव को है। नहीं, और भी देखिए, हमने पूर्णिया में यह भी पढ़ने की कोशिश की। देखिए, अंतिम 3 दिन में 2 शब्द बड़े काम करते रहे, भय और खौफ, कि पप्पू यादव आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन भय और खौफ किसमें दिखा? बड़े डॉक्टरों में दिखा, जो अधिक फीस वसूली कर रहे थे। बड़े व्यापारियों में भी कुछ दिखा, और पदाधिकारियों में दिखा। लेकिन गांव वाले कह रहे थे कि इन सब का इलाज पप्पू यादव ही है। पप्पू यादव जीतेंगे तो थानेदार भी ठीक रहेगा, सीओ भी ठीक रहेगा, बीडीओ भी ठीक रहेगा, एक फोन में काम हो जाएगा। तो भय और खौफ को हमने 2 अलग अलग हिस्सों में परिभाषित होते पूर्णिया में ही देखा।
नहीं, उस दिन भी जिस दिन ये बात हुई थी, उस दिन भी हम लोगों ने इस जी पर चर्चा की थी और तब भी हमने कहा था कि वो आम वोटर में, आम मतदाता में कोई भय खौफ नहीं है ना, जो बड़ी संख्या में वोट जी करने जाता है, चुपचाप जाके लाइन में लगता है, उसको क्या भय है? उसको तो बिल्कुल। कोई भय नहीं है ना, जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, जिसकी छोटी-मोटी दुकान है, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसको क्या भय है? उसको जी तो ऐसा आदमी चाहिए है, एक मजबूत आदमी जो उसको प्रोटेक्शन दे, जो उसकी रक्षा करे बड़े लोगों से, जिन लोगों से उसको रोजाना का काम पड़ना है। तो वो भय खौफ जिन लोगों में था, वो बड़ी छोटा सा, बहुत छोटा वर्ग है, और बड़ा समाज जो था उसमें उसका कोई असर नहीं था। हाँ, और ये भी देखा जाए कि चुनाव खत्म हो गया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी पूर्णिया में पप्पू यादव कहीं आग बुझाते देखे जा रहे हैं, किसी की सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करते देखे जा रहे हैं। मतलब पूर्णिया अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। कटिहार की बात करते हैं आगे। कटिहार में देखिए, कटिहार में आमने सामने की लड़ाई हुई। दुलाल चंद गोस्वामी, जेडीयू के मौजूदा सांसद, और सामने से तारिक अनवर जैसे बड़े नेता। देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ एज, तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि एज जो है वह तारिक अनवर को है। मुसलमान और यादव मतों की गोलबंदी हुई, लेकिन कुछ लोग शंका भी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तारिक अनवर चुनाव हारे तो अंतिम समय में उन्होंने अपनी जेब ढीली करने में बहुत कंजूसी कर दी। ये बात का, ये चुनाव का हम लोग के विश्लेषण के बाद ये बातें आनी शुरू हुई है। मतलब जब हम जी लोग कर चुके चुनाव, मतदान खत्म हो गया, एक विश्लेषण आंकड़े आ गए, बिल्कुल। उसके बाद ये जानकारी आई कि उन्होंने हाथ रोक दिया। इसका एक हम्म। कारण तो ये भी था कि उनको ये समझ में आने लगा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। मतलब एक एक बिल्कुल। पहले से ये माहौल बन गया कि उनको हिंदुओं में भी जो अगड़ी जातियों के लोग हैं या जो दूसरी जातियों के बड़े लोग हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। जो हमने कहा भी था, जो ग्राउंड रिपोर्ट और थी हमको, बीजेपी के भीतर घात का फायदा मिला ना, अशोक अग्रवाल वो और भी था निखिल चौधरी जैसे लोग। जी जी हाँ, कि अशोक अग्रवाल, निखिल चौधरी जैसे लोग जेडीयू के कैंडिडेट का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जी चुनाव के अंत समय के प्रबंधन का मामला होता है, आखिरी दिन का प्रबंधन आपका कैसा है, जो कत्ल की रात जिसको बोलते हैं, चुनाव के मतदान जी। के एक दिन पहले वाली रात को, उस दिन का मैनेजमेंट आपका कैसा है? उस मैनेजमेंट हम्म। में ढीले पड़ गए हैं, ये रिपोर्ट है। उसके बाद ही ऐसा माना जा रहा है कि वो उनकी सीट फंस सकती है। नहीं तो पहले ये माना जा रहा था कि वो सीट जीत जाएंगे, और कांग्रेस को जो 2 सीटें मिल सकती हैं बिहार की 40 में से, वो एक किशनगंज के बाद कटिहार सीट है। अभी तक ये स्थिति थी, लेकिन जो आखिरी चुनाव के 2 दिन 3 दिन के बाद की रिपोर्ट के हिसाब से है कि लड़ाई फंसी हुई है, और किसी किधर का भी पलड़ा भारी हो सकता है। जी, तो चलिए कटिहार के बाद चलते हैं भागलपुर, सिल्क सिटी में। भागलपुर में बहुत सारे प्रयोग हुए। देखिए, जेडीयू ने अपना उम्मीदवार नहीं बदला। कितनी नाराजगी थी गोपाल मंडल की। जेडीयू ने बुलो मंडल को अपने साथ कर लिया, और कांग्रेस कांग्रेस ने अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया। तो कांग्रेस ने अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाति से बुनियाद, और यहां एक अलग तरीके की विभाजन रेखा दिखाई पड़ी कि जो मत एनडीए के गारंटेड मत थे, वोट थे, वे कांग्रेस की ओर जाते दिखे। हम्म। और बीजेपी वाले यहां भी खेला करते दिखे, और यह बात चली कि जब तक सीट छुड़ाओगे नहीं तब तक लड़ोगे कैसे, मतलब बीजेपी लड़ेगी कैसे। लेकिन इसका दूसरा असर यह भी देखने को मिला कि जब गंगोता एक ही उम्मीदवार रहे, अजय मंडल, उनके खिलाफ जितनी नाराजगी थी, अति पिछड़े मत गोलबंद हो गए। अब परिणाम जो आए, और देखिए सवर्ण मतों के बारे में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि मतदाताओं की सूची में संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन वोट देने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनमें आधी आबादी तो करीब करीब अपने इलाके में रहती ही नहीं रहती ठीक बात है। ये यही एक कारण है कि जो एक रिपोर्ट है कि वहाँ 40% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है फॉरवर्ड्स की, है। 40% से ज्यादा पोलिंग नहीं होती है। तो और इस बार हम्म। गर्मी भी बहुत थी, वो भी हम लोगों ने देखा, वोट का परसेंटेज तो जो रहा सो रहा ही। तो वो जी। एक फैक्टर है। लेकिन दो बार से हम लोग देख रहे हैं, चाहे शैलेश कुमार जीते हो शाहनवाज हुसैन को हरा करके 14 में, या फिर शैलेश हम्म। कुमार को, बुलु मंडल को हरा करके अजय मंडल जीते हो। गंगोता वोट एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव जीतने हारने में, और इस बार बिल्कुल। एक कैंडिडेट होने की वजह से वो पूरा वोट उनके साथ गया है। हम्म। अजय जो ये अजीत शर्मा है, वो चुनाव लड़े बहुत बढ़िया है। देखिए, हम बार और बार ये अच्छी कहते हैं तरीके कि से। उनका चुनाव जी। लड़ने का तरीका बहुत अच्छा है, वो तरीका जानते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। और लोगों हम्म। में एक जिज्ञासा भी थी, नए उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव के लिए, तो लोगों में एक जिज्ञासा भी थी। भागलपुर में उनके कामकाज की भी तारीफ करने वाले लोग हैं कि वो अच्छा काम करते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं। सब पॉजिटिव फैक्टर होने के बावजूद ये है कि जेडीयू और बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी, इसका जो वोट आधार है वो बड़ा है, लगभग 60% का है। तो जी। उसमें कितना टेंट होगा? आप एक छोटा वोट बेस लेकर के चुनाव में आए थे, तो वो हम्म। चुनाव में वो एक उनकी कमजोरी रही कि कमजोर वोट बेस पर रहे।
एक तरह की दूरी हुई जब बाकी सब सीटों पर, देखिए बाकी सारी सीटों पर चुनाव जो है वो अगड़ा पिछड़ा का भी बन रहा था चुनाव, वहां पिछड़ा बनाम पिछड़ा हो बिल्कुल। या अगड़ा, अब पिछड़ा बनाम पिछड़ा ये नहीं था, लेकिन अगड़ा पिछड़ा का जैसे नवादा में भी हम लोगों ने सुना, वैसे भागलपुर में भी सुना, तो वो भी जी। एक फैक्टर है। ये हो सकता है कि इतने कम वोट बेस पर रहने की वजह से अजीत शर्मा पिछड़ जाए, लेकिन वो लड़े बहुत बढ़िया है, वो उन्होंने टक्कर काफी अच्छी दी है। टक्कर काफी अच्छी थी। चलिए देखिए, दूसरे चरण की 5वीं सीट पर चलते हैं, बांका। बांका जहां सीधा मुकाबला हुआ गिरधारी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव में, लेकिन यहां भी कहा जा रहा है कि जो एज है वह एनडीए को है, मतलब जेडीयू को है। देखिए, गिरधारी यादव के टिकट के बारे में पहले बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, टिकट ही नहीं मिलेगा। जब राजनीतिक हल्के में, प्रशासनिक हल्के में चुनाव के पहले, चुनाव की घोषणा के पहले जेडीयू और बीजेपी के सांसदों से लिस्ट मंगवाई जा रही थी कि क्या आप अपने क्षेत्र में किसी अधिकारी को पदस्थापित कराना चाहते हैं। सभी सांसदों ने सूची दी थी और 2 ही 3 ऐसे सांसद थे जिनसे सूची ही नहीं मांगी गई थी, उनमें गिरधारी यादव भी थे। तो यह माना जा रहा था कि इनका टिकट कट गया, लेकिन टिकट मिला। और यहां राजपूत बैलेंसिंग फैक्टर है, जो कहा जा रहा है कि अंत में गिरधारी यादव के साथ हो ही गए, गुस्सा होने के बाद भी। बिल्कुल, और ये इसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी और ये माना था कि गिरधारी यादव का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि यादव का वोट कुछ ना कुछ उनके साथ आ रहा है और उसके साथ जेडीयू बीजेपी का जो वोट है अत्यंत पिछड़ा का, महादलित का, वो उनके साथ जुड़ा और राजपूत का वोट आ गया। देखिए, हम लोग जो चुनाव शुरू हुआ था तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हर आदमी बात कर रहा था, दिल्ली में अभी बात कर रहा है कि नीतीश कुमार को नुकसान होगा। हम लोग जितनी चर्चा करते जा रहे हैं, 14 सीट में उनकी 8 सीटें हो गई और हमको उनको नुकसान होता नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार को कहीं नुकसान हो रहा है। पहले 3 चरण में जो उनकी 8 सीटें हैं, उनको नुकसान होता नहीं दिख रहा है। उनका कैंडिडेट बहुत अच्छे से लड़ा है और वो अच्छे से लड़ने का मतलब है कि कई जगह बीजेपी का सपोर्ट नहीं भी मिला है, उसके कोर वोट का सपोर्ट नहीं भी मिला है, लेकिन जो वोट आधार है, जो अत्यंत पिछड़ा का, महादलित का जो वोट आधार है, जो नीतीश कुमार का अपना कुर्मी कोयरी और धानुक का वोट आधार है, वो उनके कैंडिडेट्स को मिला है और यही एडवांटेज है गिरधारी यादव का भी। चलिए तीसरे चरण की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र की, जहां ट्रायंगुलर फाइट तो हम नहीं मानते हैं, हाँ बैद्यनाथ मेहता ने कुछ वोट काटा है उस वहां का। वहां सीधी लड़ाई ही हुई दिलकेश्वर कामत, जो जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं, जेडीयू के प्रत्याशी, और चंद्रहास चौपाल आरजेडी के, सिंहेश्वर से विधायक भी हैं। चौपाल जाति है जो बिहार में एससी में शामिल है। लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने नया प्रयोग किया, सीधी लड़ाई हुई, लेकिन फिर से यहां एक जेडीयू के बारे में खबरें आ रही हैं। हाँ, ये तो सबसे सबसे ताजा चुनाव है और मतदान का प्रतिशत भी वहां दिख रहा है कि थोड़ा ज्यादा है बाकी सब जगहों के मुकाबले, बाकी जगह के मुकाबले भी, और जो आखिरी चरण के जो 5 सीटें थी उसमें तो सबसे ज्यादा हुआ ही सुपौल में मतदान। तो सुपौल का वोट भी अत्यंत पिछड़ा वोट पर ही सुपौल की पॉलिटिक्स टिकी होती है, अत्यंत पिछड़ा वोट पर टिकी होती है, और वो वोट ही ताकत है नीतीश कुमार की भी और एक हद तक बीजेपी की भी। तो वो वोट उनके साथ गया है पूरी तरह से, और जो भी फॉरवर्ड वोट वहां मौजूद है, वहां है कुछ अगड़ी जातियों का भी वोट है, भूमिहार का भी और ब्राह्मण का भी, वो वोट भी गया है उनके साथ। तो एक वहां जो जेडीयू के साथ, वो वहां एक फैक्टर खाली एक है जिसकी वजह से थोड़ी लड़ाई दिख रही है, कि वो है कि दलित का वोट जो है, हाँ, वो जो अनुसूचित जातियों का वोट है, वो पहली बार ऐसा हुआ कि सुरक्षित सीट से की बजाय एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सामान्य सीट से लड़ाया गया। तो इस उत्साह में कुछ अनुसूचित जाति का वोट उनको मिला है, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं आपकी, वहां एडवांटेज जो जेडीयू को, जी एडवांटेज है जेडीयू को। देखिए, मधेपुरा, रोम पोप का मधेपुरा गोप का अंतिम समय में लड़ाई हो गई, लेकिन फिर भी दिनेश चंद्र यादव, जिनके खिलाफ बहुत गुस्सा अंतिम समय में वहां के लोग दिख रहे थे, किया है कुछ जी, कुछ करवे नहीं किया है। जबकि नीतीश कुमार अपने भाषण में कहते हम ही ने सब कुछ किया है ना जी, तो किया है जी और कुछ करवे नहीं किया है जी। यह लड़ाई भी देखी, लेकिन अंतिम समय में लोगों ने माफ कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि यहाँ आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप थे प्रबंधन में और अर्थतंत्र में भी कमजोर थे, तो अंतिम समय में माफी मिली है दिनेश चंद्र यादव को, लेकिन कहा जा रहा है फासला कम होगा। देखिए, वो क्या है कि वहां हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने उसको लेकर के जो मतदान के बाद भी चर्चा की थी, तो उस मतलब यही था, हम लोगों ने, दोनों लोग इस बात पर हम लोग सहमत थे कि यादव वोट फैसला नहीं करता है, सबसे बड़ा वोट बैंक है, लेकिन फैसला अत्यंत पिछड़ी जातियां करती हैं वहां भी, और यही कारण है कि 54% वोट आता है एनडीए को,
और हम जी। कल भी बता रहे थे कि जब नीतीश कुमार अकेले भी लड़े थे तो उनको और बीजेपी को मिला करके 54% वोट होता था। 30% और 24% दोनों का वोट था, तो 54% वोट उनका अपना दोनों का था। और जब उस वोट को शरद यादव भी लड़े और पप्पू यादव भी लड़े, दोनों मिलकर के उस 54% को कम नहीं कर सके थे। तो अब जी। ये संभव नहीं था कि आप पटना से अचानक किसी को ले आए, और भले बहुत अच्छी छवि हो, लेकिन उनको ले आकर के अचानक आप उस अंतर को नहीं दूर कर सकते थे। अंतर हो सकता है कि 54% वोट था और पिछली बार 30% वोट आरजेडी का, 24% का फासला हो सकता है कि 4-5% कम हो, लेकिन अब भी ज्यादा बड़ा फैसला होगा, बाकी फासला होगा, मतलब वोटों का अंतर ज्यादा बड़ा होगा, जेडीयू के पक्ष में होगा। जी, चलिए, तो देखिए, फासला आप कह रहे हैं अधिक होगा, लेकिन हमें लगता है कुछ थोड़ा कम भी सकता है। नहीं, खैर, पिछली बार से चलिए, कम अपनी होगा, अपनी राय। जी। पिछली बार से कम होगा। पिछली बार 24% का हाँ, फासला पिछली था। बार से कम होगा। जी, जी, जी। 24% का, तो अगर 10% भी कम होता, 14% भी होता, तो भी बड़ा ही फासला होता। 14% जी, 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 काफी जी। कम है। चलिए, आगे जो सीट है तीसरे चरण में, झंझारपुर। झंझारपुर में वैश्य मत ही एनडीए के खिलाफ जाते टिक गए। रामप्रीत मंडल, जेडीयू के मौजूदा सांसद, जेडीयू के एमपी, इनसे ज्यादा किसी का विरोध हमने नहीं देखा पूरे बिहार में, बहुत विरोध। और आखिरी समय में नीतीश कुमार को भी बात समझ में आई। तब कहा गया कि संजय झा को कि चुनाव आप लड़िए, मतलब उम्मीदवार नहीं, रामप्रीत मंडल को पर्दे से बाहर कीजिए, चुनाव आप लड़िए। बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी हुई दरभंगा में, और इसके बाद बीजेपी ने भी कमान संभाली। तो अति पिछड़े मत तो गोलबंद हो गए, ब्राह्मणों का मत भी मिला, लेकिन उसमें भी कुछ डिवीजन है। और सुमन महासेठ, जो पहले बीजेपी के ही एमएलसी हुआ करते थे, वे वीआईपी के उम्मीदवार बन गए। तो यादव मुसलमान और मल्लाह का वोट और वैश्य का वोट, सबसे बड़ी बात कि वैश्य इस आधार पर चले गए वीआईपी के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ, कि उम्मीदवार उनका अपना है। कम संख्या में, कम प्रतिशत में लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी भी हैं, और बीजेपी इसलिए बदनाम है कि बनिया की पार्टी है। तो और यहां गुलाब यादव भी थे, लेकिन गुलाब यादव, जो स्थिति नवादा के बारे में है, वही स्थिति यहां भी लड़ाई हुई है, लेकिन एस रामप्रीत मंडल को आखिरी समय में माफी मिल गई, ऐसा दिख रहा है। वो देखिए, अभी भी एक जो वोट का परसेंटेज था, एक बात तो अभी कही जा रही है चारों तरफ की, जो वैश्य गया उनके साथ, सुमन महासेठ के साथ, तो ये एक ट्रेंड इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है पूरे बिहार में, कि जाति जी। को लोग तरजीह दे रहे हैं। जैसे कुशवाहा हम्म, का कैंडिडेट है अगर आरजेडी से, तो कुशवाहा उसको वोट दे रहा है। वैश्य का हम्म, कैंडिडेट है अगर वीआईपी से, तो वैश्य उसको वोट दे रहा है। भूमिहार का कैंडिडेट कांग्रेस से है तो भूमिहार उसको दे रहे हैं, बीजेपी को। ये सब बीजेपी के लिए प्रतिबद्ध जातियां हैं। जी, जी। कुशवाहा हो या वैश्य हो, भूमिहार हो, ये सब प्रतिबद्ध जातियां हैं बीजेपी के लिए, लेकिन हम्म, साथ छोड़ा है उन लोगों ने। तो वो यहाँ भी देखने को मिला है कि वैश्य गया है एक सर्टेन नंबर में, नंबर आप कह सकते हैं कि वैश्य का गया है उनके साथ, सुमन महासेठ के साथ। लेकिन उसी 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 अनुपात में यादव का वोट भी टूटा है, जो गुलाब यादव को गया है, और उसी अनुपात में मुस्लिम वोट अपने घर बैठा है। देखिए, सबसे कम पोलिंग वाला झंझारपुर है। तो जो आप कह रहे हैं कि एडवांटेज हो गया लास्ट टाइम में, वो हो गया, वो सचमुच हो गया, क्योंकि जी। मुस्लिम उत्साह के साथ नहीं निकला, और यादव का वोट थोड़ा बहुत टूट गया गुलाब यादव के साथ। देखिए, 13वीं सीट अररिया की हम बात करते हैं। अररिया ने बीजेपी को परेशान कर रखा है। अररिया की सीट बीजेपी की जीती हुई सीट है, प्रदीप कुमार सिंह सांसद हैं, वही उम्मीदवार हैं। और इस बार आरजेडी ने उम्मीदवार बदला, तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज आलम, जो विधायक भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उन्हें उम्मीदवार बनाया। लेकिन बीजेपी की नींद इसलिए उड़ गई है कि वहां यादव चुनाव के वक्त पॉलिटिकल हिंदू नहीं बन पाए, जैसा कि वे 2019 में बन गए थे। और दो और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। एक आरजेडी के ही बागी थे, शत्रुघ्न मंडल, एक और अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो इन दोनों ने भी जो मत काटा है, वह हिंदुओं का ही मत काट दिया। शत्रुघ्न मंडल ने अति पिछड़ों का मत काट दिया। तो जब यादव पॉलिटिकल हिंदू नहीं बने, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कम दिया, यहां 7,15,000 मुसलमान हैं, तो बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। और अररिया सीट के बारे में हिसाब किताब ठीक से निकल नहीं पा रहा है। ये बात है, और यही बात हम जो कह रहे थे कि देखिए, पूरे चुनाव में लग रहा था कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है और नीतीश जी। कुमार किसी पे फंस सकते हैं, नीतीश कुमार को ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ उल्टा हम्म, दिख रहा है। देखिए, बीजेपी की जो 2 सीटें हैं, हम लोग पहले नवादा की चर्चा की, वो भी सीट फंसी हुई है, और जो दूसरी जी। सीट अररिया बीजेपी की है, वो सीट भी फंसी हुई है बीजेपी की।
इसको लेकर के भी बीजेपी के पास कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। पहले भी ये कम अंतर से जीत हार वाली सीट रही है ये, तो उसमें सभा इसका भरोसा लोगों को ये है कि जो तब ऐसे तो अब अजय जी तीनों सीट पर, अररिया और नवादा और औरंगाबाद, तीनों सीटों पर तीनों भीषण बीजेपी लड़ाई की हुई सीटें, थी। वही तीनों जी बीजेपी की बिल्कुल। सीटें फंसी हुई दिख रही हैं। और ये इस बार भी बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि जो चुपचाप जाकर के, जो आप कहते हैं कि एक वोटर बड़ा वर्ग जो होता है वो चुप्पा वोट चुप्पा का वोटर। है, चुप्पा वोटर जाकर के अगर वोट कर दिया, जिसमें अत्यंत पिछड़े हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों ने जाकर के अगर पोल कर दिया हो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर, या हिंदू मुस्लिम का फैक्टर अंदर अंदर काम कर रहा हो, जो कर ही रहा होगा, क्योंकि जहां 7 लाख मुस्लिम वोटर है वहां अपने आप ही हिंदुओं के एक बड़े वर्ग में एक असुरक्षा की भावना आती है। स्वाभाविक रूप से होता है, ये बहुत नेचुरल है, इसके लिए किसी को भड़काने की जरूरत नहीं होती है। तो वो जाकर के चुपचाप वोट डाला हो, तभी प्रदीप सिंह के लिए कोई ऑप्शन है, कोई अवसर है, नहीं तो वहां पलड़ा किधर भी झुक सकता है। चलिए देखिए, तीसरे चरण की 14वीं सीट, आखिरी सीट जो जहां चुनाव हुए, खगड़िया। खगड़िया के बारे में हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। खगड़िया में चुनाव जैसा हुआ, जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई कि खगड़िया लाले लाल हो गया, मतलब सीपीएम के पक्ष में। लेकिन हमें यह खबर है कि रात को सम्राट चौधरी ने हिसाब किताब जोड़ा है, क्योंकि सम्राट चौधरी का विशेष लगाव, उम्मीदवार तो एलजेपी के राजेश वर्मा थे, लेकिन खगड़िया में जीत हार को सम्राट चौधरी ने निजी लड़ाई का हिस्सा बना लिया था। तो सम्राट चौधरी रात के 11 बजे के बाद कॉन्फिडेंट हुए कि नहीं, लोग जैसी चर्चा कर रहे हैं वैसी स्थिति नहीं है, चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ब्लॉक जीत चुका है। देखिए, हम लोग उनसे पहले, सम्राट चौधरी से पहले हम लोग यहाँ हिसाब लगा रहे थे, जो अपने ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लोगों को आई थी, आपके पास भी जो लोगों ने, उसमें यह था कि वोट आ गया, कोयरी कुर्मी दोनों का वोट आ गया, क्योंकि दो जो माना जा रहा था कि जो गढ़ है, दोनों बेलदौर और परबत्ता, दोनों सीटों पर वोट आ गया। सिमरी बख्तियारपुर में ये महतीपुर से संदेशा चला गया ना, महतीपुर सबसे बड़ा गांव है कुशवाहा का, वहां से संदेशा चला गया था राजेश वर्मा के पक्ष में जी कि वोट करना है और ये सम्राट चौधरी के लिए पोल करना है, हम लोग को मुख्यमंत्री देखना है, आगे एक सीट नहीं देखनी है, सीपीएम को एक सीट जिता करके भी कोई बहुत फायदा नहीं होना है हम लोगों को, ये बात वो लोग देख रहे थे। और उनको पता था कि नवादा में कुशवाहा कहीं वोट दे और औरंगाबाद में कहीं दे, उसका असर नहीं है, लेकिन अगर खगड़िया में कुशवाहा वोट नहीं देगा एनडीए को, तो ये सम्राट चौधरी के ऊपर आ जाएगी ये बात कि आपको अपने क्षेत्र में आप वोट मोबिलाइज नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने कल भी किया था कि जो नाराजगी थी एलजेपी कैंडिडेट से, वो दूर हो गई थी, लोग उनके साथ जुड़ गए थे। अंत में आकर के कुशवाहा वोट जुड़ गया, परबत्ता में बड़ी संख्या में बुमियार का भी वोट है, वो भी एक वहां वोट पड़ता है, वहां काफी पोलिंग होती है। इस बार तो वहां का आंकड़ा आएगा तो डिटेल पता चलेगा, अंतिम आंकड़ा, लेकिन वहां पोलिंग काफी अच्छी होती है। तो वो अंत में वोट जाकर के राजेश वर्मा के साथ जुड़ा। और यहाँ भी वो फैक्टर है जो आप अभी कह रहे थे भागलपुर वाला, कि सीट छुड़ानी है। अगर कुशवाहा जीत गया तो कुशवाहा कोई छोटी मोटी जाति नहीं है वहां की, वो एक बार जीत गया फिर दूसरी बार टिकट आपको मिल जाएगा, यादव को लाने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर वो हमेशा के लिए अस्थायी रूप से उसकी सीट हो जाएगी। और 3 सीटों पर जो, जैसा हम बता रहे हैं, जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर और परबत्ता, तीनों जगह बड़ी बहुत वोट है इनका। तो अगर 6 विधानसभा में से 3 में कुशवाहा कोयरी मजबूत है, कोयरी कुर्मी, तो उसका दावा हो जाएगा एक बार जीतने के बाद। तो यादव इस वजह से भी, या तो उन्होंने वोट कर दिया जाकर के बीजेपी को, राष्ट्रवादी हो गए, हिंदू हो गए, या फिर चुप बैठ गए लोग। तो ये इसकी वजह से अंत आते आते खगड़िया में भी एक एडवांटेज जो है दिखने लगा राजेश वर्मा को। तो ये अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस हिसाब से शुरू हुआ था पहले चरण में सबसे ज्यादा वल्नरेबल था एनडीए का मामला। एनडीए चारों सीटों पर लड़ाई में फंसी हुई दिख रही थी। दूसरे चरण में आकर के लोग कॉन्फिडेंट हुए क्योंकि नीतीश कुमार की सारी सीटें थी। तीसरी चरण में भी नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा थी। तो ये नीतीश कुमार का वोट जो है वो कंसोलिडेट होता गया, अत्यंत पिछड़ा का, महादलित का, उसके साथ फॉरवर्ड जुड़ते गए। तो ये आते आते तीसरे चरण तक आते आते ये दिखने लगा कि एनडीए एडवांटेज की पोजीशन में है। लड़ाई भले हो रही है लेकिन एनडीए एडवांटेज की पोजीशन में। चलिए, तो एडवांटेज के पोजीशन में आज हम लोगों ने 14 सीटों का हालचाल बताया है, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि रोज हिसाब किताब जोड़ा जा रहा है एक एक गांव से, जहां के बारे में जानकारी मिल रही कि नहीं यहां कुछ गड़बड़ था, वहां क्रॉस चेक किया जा रहा है। अपने पक्ष से भी दूसरे पक्ष से भी सेंधमारी कराई जा रही है कि तुम बताओ यार, तुमने कितना प्रतिशत वोट कराया। और सबकी नजर, देखिए नीतीश कुमार ने मीटिंग की, बीजेपी ने मीटिंग की कि अगले जो चरण है 14 सीटों पर बीजेपी को अब भी लड़ना है। 3 ही सीटों पर चुनाव हुए हैं, तो बीजेपी की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। नीतीश कुमार तो आधा लड़ चुके। आगे भी हम बिहार का हालचाल आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।